मैं हेमंत अत्री साहब आज मेरे इस कार्यक्रम में पहली बार आ रहे हैं। हेमंत साहब बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत भाई से लंबी बात, एक हम लोगों का कुछ ऐसा साबका पड़ा कि बेंगलोर में हम लोग साथ थे, लंबी बातचीत हुई थी कुछ। मैं इनको ला नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने आज आग्रह बहुत किया कि भाई हेमंत भाई आ जाइए। ओम सैनी साहब, आपकी आज्ञा से पहले मैं हेमंत जी के विचार ले लूं, फिर आपके पास आता हूँ। थैंक यू। हेमंत जी, मैं अपने दर्शकों को एक और चीज बता दूं, और ये इसलिए जानना दर्शकों को जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि ये प्राइवेट सेक्टर क्या जरूरत थी। हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम लोग यहाँ पे प्राइवेट ऑयल कंपनीज थी। कैलटेक्स था, एसओ था, इस तरह बर्माशेल था। हाँ, इस तरह की कंपनियां थी। 71 का जब युद्ध हुआ तो उस 71 के युग में इन प्राइवेट कंपनीज ने भारत के, हिंदुस्तान की नौसेना और हिंदुस्तान की वायुसेना को ऑयल फ्यूल देने से मना किया था। ये हो सकता है किसी देश में आक्रमण हो और तुम फ्यूल ना दो। अब इंदिरा गांधी ने 73 में आके इन सारे लोगों को उनकी जगह दिखाई, और फिर इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन सब का वो हुआ, और ये सारी प्राइवेट कंपनीज को उन्होंने नेशनलाइज किया। उन्होंने, देखिए, उन्होंने किसी का कुछ छीना नहीं, लेकिन इस देश के ऊपर वो हो रहा है और तुम लोग लगे हुए हो कि नहीं नहीं हम तो फ्यूल नहीं देंगे। खतरा आज की तारीख में, हेमंत भाई, यही फिर से मैं आपसे जिस पे आ रहा हूं, जिस तरह से अंधाधुंध हमने पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट खातों में सौंप दिया है। कल के दिन आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने सब कुछ बेचते जा रहे हैं। कल के दिन अगर कुछ मान लीजिए कहीं खुदा ना खास्ता ऐसी जरूरत पड़ती है, तो ये जैसे लोग हैं जब हमसे और आपसे कार को खड़ा करने का 90 रुपया और 150 रुपया ले रहे हैं, भोपाल के रेलवे स्टेशन में अंदर जाने का 250 रुपए का रेलवे का टिकट ले रहे हैं, पार्किंग 300 ले रहे हैं, तो कल के दिन अगर देश में आन पड़ेगी तो कहेंगे 10,000 करोड़ लाओ तब यूज करने देंगे। ये तो व्यापारी लोग हैं। तो मैं, एक तो ये जो जो बेसिक मुद्दे की बात है, जो प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा कि ये साइंटिफिकली, आर्थिक रूप से भी जितने ज्यादा लोगों के हाथ में वेल्थ होती है, ये कोई कम्युनिस्ट मॉडल नहीं है। ये इंडस्ट्री को खत्म करने की बात नहीं हो रही। इंडस्ट्री का स्वामित्व जो है वो सरकार के हाथों में हो, इस तरह की बात है। मैं इस पे हेमंत भाई आपसे एक टिप्पणी, और थोड़ा क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं, तो मुझे ये जरा जो कल ये घोषणा पत्र जारी हुआ है और उसको, जिसको लेके मोदी जी मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रहे हैं, थोड़ा एक टिप्पणी उस पर भी कर दीजिएगा हेमंत भाई। देखिए आनंद जी, धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया आपके शो में आने का। दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस पूरे सारे में। एक तो जो राहुल गांधी ने शब्द प्रयोग किया, जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल में जो इसका शब्द बनता है, वो जो आपने इशारा किया, वो नेशनलाइजेशन की तरफ जाता है इसका इशारा। रीडिस्ट्रीब्यूशन एज सच कोई टर्म नहीं है जब आप पॉलिटिकल टर्म्स में बात करते हैं या मासेस के टर्म्स में बात करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं कि आपसे छीन करके मुझे दे दी गई, वो एक नीतिगत फैसला है। और नीतिगत फैसला क्या है कि आप निजी क्षेत्र को कितना देंगे और सार्वजनिक क्षेत्र को कितना देंगे, पब्लिक सेक्टर के अंदर। और जिस तरीके का जो मोदी जी का जो मॉडल है, आर्थिक मॉडल, अगर आपने पिछले 9.5 साल में देखा हो, तो पूरे का पूरा रशियन मॉडल है, ओलिगार्क्स का मॉडल है। उसमें क्या है कि चंद जो बहुत बड़े जो लोग थे, जो उनके फाइनेंसर है, पॉलिटिकल फाइनेंसर जिसको आप कहेंगे, उनके हाथ में सब कुछ दे देना। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पोर्ट्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं, उनको तजुर्बा है नहीं है, उन बातों से कोई मतलब नहीं रखा मोदी जी ने। तो उन्होंने क्या किया है बेसिकली, कि देश के अंदर दो वर्ग बनाने की ठान ली है। एक तो वो वर्ग जो अडानी और अंबानी टाइप लोग हैं, और दूसरा जो बिल्कुल लेबर क्लास है। और जिसका इशारा कर रहे थे कि पिछले 9.5 साल में उन वर्गों को 16 लाख करोड़ रुपए का आपने बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ कर दिया। क्या किसी गरीब के 16 पैसे किए आपने अब तक? और फिर आप कहते हैं कि मैं तो गरीबों की तरफ से काम करता हूं, गरीबों के लिए काम करता हूं। क्या इस देश में आपने कभी 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की बात, और फिर कहते हैं कि देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है? जो आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे, जितने भी हमारे इंडेक्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स, मोदी जी के आने के बाद किसी एक में भी इंप्रूवमेंट हुआ तो उसका नाम बता दें। तो बेसिकली क्या है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहने की कोशिश की है, पहले तो आपको साधुवाद कि आपने उस बात को पकड़ा। अभी तक किसी भी हिंदी के अखबार या किसी चैनल ने इस रिडिस्ट्रीब्यूशन की या सो कॉल्ड नेशनलाइजेशन की कोई बात ही नहीं की अब तक। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस इट, और इसके बहुत गंभीर मायने हैं। और जो आपने जब ये कहा कि मोदी को कहां लगी है, मोदी को वहां लगी है जहां सबसे ज्यादा उनको चोट करती है। कल को अगर ये बात राहुल गांधी ने इसको इशू बना दिया पूरे स्टेट के अंदर, पूरे देश के अंदर चुनाव में, कि ये जो कुछ अडानी को धक्के से दिया गया है, जो मोनोपोलाइज किया गया है तमाम सेक्टर्स के अंदर, इसको हम वापस नेशनलाइजेशन कर देंगे,
तो कहां तो अडानी जाएंगे और कहां मोदी जाएंगे। अडानी का एक कारनामा नहीं है आनंद जी, अडानी के तमाम कारनामे, हिडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर के आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि बेकायदगियां नहीं, इरेगुलरिटीज नहीं या फेवरेटिज्म नहीं, वो सब कुछ है। लेकिन वो तब तक नहीं दिख रहा जब तक मोदी है या जब तक ये सो कॉल्ड मीडिया है। इतनी बड़ी चीज जिसको आज आप डिस्कस कर रहे हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, इसको आप देखिए 3 दिन हो गए कांग्रेस के घोषणा पत्र को आए हुए, किसी ने चर्चा क्यों नहीं की। सीधा सीधा मतलब है दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ दोज कॉर्पोरेट्स, इसलिए उसका जिक्र ही मत करो। तो आपने उस बात की चर्चा की और ये बात बहुत दूर तक जाएगी। जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि चंद हाथों के अंदर पूंजी को सीमित कर देना, वो उसका वही हाल होता है जो आज इस देश का है। और एक पूंजी का एक क्या कहें न्याय के हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लोगों को रोजगार अच्छा मिल जाए, लोगों को साधन अच्छे मिल जाए, लोगों को आजीविका का सारी की सारी चीजें हो, तो उस तरफ मोदी का कभी ध्यान नहीं रहा। वो हमेशा उनका जो मॉडल है वो ओलिगार्च का ही मॉडल है, वो पुतिन से बड़े प्रभावित है और वो लगातार देश के सामने दिख रहा है। जो आपने बात की कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से वो उद्वेलित क्यों है या दुखी क्यों है, उसका एक तो सबसे बड़ा कारण है ये जिस पे आपने बात की, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पर दूसरा उसमें उसी में एक शब्द और है कि वी आर अगेंस्ट मोनोपलाइजेशन। तो मोनोपोली के अगर खिलाफ जाएंगे तो कौन नुकसान, किसको नुकसान होता है, वो सीधा सीधा अडानी को नुकसान होता है। तीसरी बात जो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो संसाधनों का अगर समुचित बंटवारा हो जाएगा पॉलिसीगत और मोनोपोली की बजाय कंपटीशन फेयर होगा सभी के बीच में, तो निश्चित तौर पर जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो कॉर्पोरेट में भी बढ़ेगा। जो दामों का जो प्रोफेसर बात कर रहे थे कि भाई उसका जो एक मोनोपोली हो जाएगी वो भी कम होगी और ओवरऑल आम जनता को लाभ होगा। लेकिन मोदी की समस्या क्या है कि इस चुनावी घोषणा पत्र को वो कंपीट तो कर नहीं सकते। तो वो क्या कह रहे हैं 2 दिन से, बड़ा मैं तो हैरान हूं, उनकी भाषा से हैरान हूं। इसमें मुस्लिम लीग कहां से आ गई साहब बताइए, इसमें क्या ऐसा शब्द है जो मुस्लिम प्रधानमंत्री है वो, उनकी भाषा का एक संयम, एक स्तर, एक संवेदना भी होनी चाहिए। अगर मुस्लिम है तो क्या मुस्लिम भी इस देश के हिस्सा नहीं है क्या? और मुस्लिम लीग कहां से आई बीच में? मोदी जी ये क्यों भूल रहे हैं कि 1940 में उनका जो पितृ संगठन है हिंदू महासभा, जहां से वो निकल के आते हैं आरएसएस और ये सारे लोग, कितने राज्यों में उनकी मुस्लिम लीग के साथ सरकार थी। एक तरफ देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम ये भाई लोग क्या कर रहे थे, ये बंगाल में, ये सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अगर आपको ध्यान हो जो पाकिस्तान में है, उसके अंदर इनकी सरकार उनके साथ थी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमाम इनके जो आइडियोलॉग्स हैं। और उस समय जब महात्मा गांधी थे वो देश के अंदर आजादी का आंदोलन का संचालन कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कहते थे कि इस आंदोलन को रोका जाना चाहिए और हम बताते हैं आपको कैसे रोकना चाहिए। तो वो उनके वंशज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वंशज आज देश के सबसे बड़े राष्ट्रवाद के ठेकेदार हैं। और वो एक पार्टी के वैधानिक घोषणा पत्र, आपकी पार्टी है, आपका चैनल है, आप जो चाहे आपकी पॉलिसी हो, उसमें मैं कौन होता हूं? उनके घोषणा पत्र पर आप इस तरह की ओछे, आप मेरिट पे बात कीजिए ना, उसकी कमियां गिनाइए, उसका अच्छा ये बताइए कि इन्होंने ये गलत कहा है, हम इसका अच्छा ये करेंगे, ये रोड मैप हमारा है, इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग देम डे इन एंड डे आउट। और इसका पूरे का पूरा खेल केवल हिंदू मुस्लिम का है, क्योंकि आपके पास, मोदी जी के पास काउंटर नैरेटिव नहीं है, तो उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो इस पर आ जाएंगे, वो है मुस्लिम लीग, वो हिंदू। क्योंकि आप देखिए वेस्टर्न यूपी, बिहार, वहां पर वो भाषणबाजी में इस तरह की बात करते हैं, वो साउथ इंडिया में जाके मुस्लिम लीग की बात नहीं कहेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को इस देश के अंदर चुनाव का जो स्तर है, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम, और उसमें भाषण का संवाद का स्तर प्रधानमंत्री के लेवल पे ही है। और उनका आप कोई भाषण उठा लीजिए, मैंने इलेक्शन कमीशन भी कवर किया आनंद जी बहुत लंबे समय तक, प्रधानमंत्री का कोई एक ऐसा भाषण उठा दीजिए आप जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट के 5 वायलेशन ना हो, कोई ऐसा भाषण नहीं होता। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो देखना यह पड़ेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो पहले ही समाप्त कर चुके आप, खाते आपने बंद कर दिए, नेता आपने बंद कर दिए, जुबानें लोगों की आपने बंद कर दी, सारी एजेंसियां आपकी जेब में है, किसी को चुनाव में लड़ने का समान धरातल आप दे नहीं रहे। और उसके बाद पार्टियों के घोषणा पत्र पर मेरिट्स पर डिस्कस करने की बजाय मोदी तो हर बात में मोदी की गारंटी कहते हैं, तो फिर तो घोषणा पत्र की उनको जरूरत भी नहीं है। और जो इंडिया गठबंधन कहीं है ही नहीं तो उनके साथ गाली गलौज करने का भी क्या है? आपने जो करना है कीजिए, लेकिन संवाद का स्तर रखिए, नैतिकता का स्तर रखिए। पूरी दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री क्या भाषा है, तो इस पे ध्यान प्रधानमंत्री को करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है आनंद जी।